Hello guys, today we talk about rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis क्या होता है? Rheumatoid arthritis is an chronic inflammatory autoimmune disease involving peripheral joint. मतलब ये chronic inflammatory autoimmune disease है जो peripheral small joint को mainly involve करती है. ठीक है, होता क्या है कि जो अपनी खुद की बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वही अपनी बॉडी है उसको नुकसान पहुंचाने लग जाती है. ठीक है, तो देखते क्या होता है, मतलब इसमें मेनली ये अपने जो स्मॉल जॉइंट होते हैं, जो अंगुलियों के जो जॉइंट होते हैं, इनको इन्वॉल्व करती है. ठीक है, आगे देखते हैं. लीड टू बोन इरोजन और कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, मतलब इसमें बोन डैमेज होने लगेगी और कार्टिलेज डैमेज होने लगेगा. ठीक है, और देखते हैं अभी इसकी ईटियोलॉजी क्या है. जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, जो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है उसमें जो रूमेटिक फैक्टर है वो है HLA DR2 एंड इसमें एक और होता है DR1. ठीक है, अब दूसरा इसमें देखते हैं जो है स्मोकिंग अनहेल्थी लाइफस्टाइल. ठीक है, स्मोकिंग एंड अनहेल्थी लाइफस्टाइल. ठीक है, जो तीसरा है इसमें वो है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन. जो तीसरा है वो इसमें है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन. ठीक है, और चौथा है हार्मोनल चेंजेस. ठीक है, चौथा है हार्मोनल चेंजेस. ठीक है, अब देखते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी. वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मेन, मतलब जो फीमेल होती है वो मोर प्रोन है इसमें एज़ कम्पेयर टू मेल. ठीक है, अब इसकी देखेंगे अपन पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ठीक है, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है. तो इन्फ्लामेशन आता कैसे है, इसको अपन एक बार डायग्राम से समझते हैं पूरा पैथोफिजियोलॉजी. ठीक है, ठीक है, ये कैप्सूल हो गया, अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन आ गई और ये यहाँ पर कार्टिलेज होती हैं. ठीक है, तो होता क्या है, ये जो इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं ना, साइटोकाइंस, ये इस पे अपनी मेम्ब्रेन पे, साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक कर देते हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से इसमें इन्फ्लामेशन कोज हो जाता है. अब आगे देखते हैं, फिर इसमें फॉर्मेशन ऑफ पेनुस का फॉर्मेशन हो जाता है. पेनुस क्या होता है? पेनुस एक ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है, एक मास ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो इन्वेड इनटू कार्टिलेज, मतलब ये कार्टिलेज पे अटैक कर देता है. ठीक है, कार्टिलेज पे अटैक कर देता है तो फिर आगे जाके जब ये आगे जाके ये बोरो इनटू सबकॉन्ड्रल बोन, मतलब ये सबकॉन्ड्रल बोन तक पहुंच जाता है. मतलब इसमें जो इन्फ्लामेशन हुआ होता है ना, वो आगे इसमें इसको जब डैमेज कर देता है, कार्टिलेज को डैमेज कर देता है, तो आगे जाके ये सबकॉन्ड्रल बोन तक पहुंच जाता है. ठीक है, फिर सबकॉन्ड्रल बोन में पहुंच के ये क्या करता है, जब ये सबकॉन्ड्रल बोन में पहुंच जाएगा तो इसमें एक ये ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन हो जाता है. ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है? एक एंजाइम होता है. अपनी बॉडी में दो एंजाइम होते हैं, एक तो ओस्टियोक्लास्ट है ना, ओस्टियोक्लास्ट. एक होता है ओस्टियोब्लास्ट, दूसरा होता है ओस्टियोब्लास्ट. तो मेनली इनका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, जो ओस्टियोक्लास्ट होता है ये अपनी जो पुरानी बोन होती है उसको खाने का काम करता है. मतलब जो डैमेज बोन है उसको ये खा लेते हैं और ओस्टियोब्लास्ट नई बोन बना देते हैं. तो जैसे ही ये ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होगा तो होगा क्या कि बोन इरोजन, मतलब बोन ख़त्म होने लगेगी, डैमेज होने लगेगी और कार्टिलेज डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा कार्टिलेज का. तो आगे फिर इसमें फाइब्रोसिस बन जाएंगे, बोन स्टिफ हो जाएगी और जॉइंट स्टिफ हो जाएगा, अपनी मसल्स में स्पाज्म आएगा और ये मोबिलिटी हो जाएगी. ठीक है, फिर इसमें आगे देखते हैं.
ये पूरा प्रोसीजर समझ गए कि पहले ईटियोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू साइनोवियल मेम्ब्रेन में साइटोकाइंस अटैक करते हैं, जिसकी वजह से पूरी मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ जाता है। इन्फ्लामेशन आने के बाद इसमें पेनुस फॉर्मेशन हो जाता है। पेनुस क्या होता है? ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है जो क्या करता है, अपनी कार्टिलेज पे अटैक करता है। कार्टिलेज पे अटैक करता है तो ये कार्टिलेज को डैमेज कर देगा। फिर ये कहाँ पहुँच जाएगा? सबकॉन्ट्रल बोन में। सबकॉन्ट्रल बोन में ही जैसे पहुँचेगा तो वहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो जाएगा। ओस्टियोक्लास्ट क्या करेगा? वो बोन को खाने लगेगा। बोन को खाने लगेगा तो फिर वहाँ पर मतलब बोन डैमेज हो जाएगी, कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फाइब्रोसिस बनेगी और जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, स्पाज्म आ जाएगा, इमोबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये एक स्टेज है, स्टेज वाइज बताया गया इसमें कि पहले से नॉर्मल रहती है बोन, फिर इसमें ये साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन कोज होता है, पेनस फॉर्मेशन बन के फिर ये यहाँ पर देखो बोन डैमेज होने लगी और ये इसको डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं इसके? तो पहला है मॉर्निंग स्टिफनेस, ये तो रहेगा ही रहेगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में मॉर्निंग स्टिफनेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और इसका एक अपन इसको डायग्नोज भी कर सकते हैं कि जब पेशेंट आएगी उस तो पहले हिस्ट्री में अपन यही लेंगे कि भैया सुबह दर्द होता है, आपको स्टिफ रहती है, पहले जकड़न रहती है, तो इससे अपन समझ जाएंगे कि ये पहला इसका ये क्लिनिकल फीचर है मॉर्निंग स्टिफनेस। ठीक है, फिर आगे पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस। ठीक है, पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस रहेगी स्मॉल जॉइंट में। ठीक है, फिर आगे जॉइंट डिफॉर्मिटी। जॉइंट डिफॉर्मिटी होती है इसमें जैसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये जो अल्नर डेविएशन है ना, ये उसका पार्ट है जेड डिफॉर्मिटी का, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर होता क्या है, ये फैटिग महसूस होगा पेशेंट को, फीवर आएगा, वेट लॉस होएगा, और रूमेटिक नोडुल्स। ये जो रूमेटिक नोडुल्स क्या होते हैं, जो इसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है उनको देखोगे ना आप, तो ये छोटे छोटे नोडुल्स बने दिखेंगे आपको रिस्ट के आसपास और एल्बो के आसपास, और मेनली रिस्ट और एल्बो तक देखने को मिलते हैं और आगे भी। और उसके बाद अपन देखेंगे डिफॉर्मिटी। तो डिफॉर्मिटी इसकी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिफॉर्मिटी क्या है? पहली स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ये क्या होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी? देखो, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जिस पेशेंट को, उसमें आगे चल के फिर ये डिफॉर्मिटी कोज हो जाती है। ठीक है, तो पहली डिफॉर्मिटी है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, तो अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो अपना जो ये DIP जॉइंट है, ठीक है ना, ये नीचे वाला, इसका तो हो जाएगा फ्लेक्शन। ये देखो फ्लेक्शन में जा रही है, ये नीचे आ रही है ना, फ्लेक्शन में जा रही है। और जो MCP है और PIP है, ये हाइपर एक्सटेंशन में चली जाएगी। ये देखो इसका एक्सटेंशन हो रहा है, इधर आ रहा है ना। ये जो PIP है, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, ये इसका हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। ये ऊपर दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। ठीक है, और जो DIP होता है ये फ्लेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, और अब इसमें बात करते हैं दूसरी जो डिफॉर्मिटी है, वो है बोटिनी डिफॉर्मिटी। बोटिनी डिफॉर्मिटी में क्या होता है, जो PIP जॉइंट है उसका तो फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो PIP जॉइंट, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, ये देखो नीचे की तरफ फ्लेक्शन में आ रहा है। ठीक है, और जो DIP जॉइंट होता है ना, ये चला जाएगा एक्सटेंशन में ऊपर की तरफ। ये बोटिनी डिफॉर्मिटी है। ठीक है, समझ गए। अब इसमें एक नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है जेड डिफॉर्मिटी, इसको देखते हैं। जेड डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि जो अपना हैंड है, ठीक है ना, थंब साइड में, वो तो रेडियल डेविएशन में चला जाएगा, और जो फिंगर है सारी वो चली जाएगी अल्नर डेविएशन में। ठीक है, जो फिंगर है वो सारी अल्नर डेविएशन में चल जाएगी। इसके लिए मैंने एक फ़ोटो ली है, जिस फ़ोटो से मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें मैंने एक फ़ोटो ली है, उस फ़ोटो से समझाता हूँ आपको। ये फ़ोटो है, इसमें देखो जो थंब है वो मतलब रेडियल
डेविएशन में जा रखा है, और जो फिंगर है वो इधर देखो अल्नर साइड में डेविएट हो रही है, मतलब ये अल्नर इधर है ना, अल्ना, तो ये अल्नर साइड में डेविएट हो रही है, ठीक है। ये देखो ऐसे, मतलब हैंड तो जाएगा रेडियल डेविएशन में, और जो सारी फिंगर्स है वो चली जाएगी, जो सारी फिंगर है वो चली जाएगी अल्नर डेविएशन में, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। तो पहला जो डायग्नोसिस है वह ब्लड की जांच करेंगे, जिसमें अपन को एनीमिया मिलेगा, ESR बढ़ा हुआ मिलेगा, न्यूट्रोफिल कम हो जाएंगे, ESR बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल डाउन आएंगे, ठीक है, कम हो जाएंगे न्यूट्रोफिल, ESR बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है साइनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन, मतलब साइनोवियल फ्लूइड का निकाल के बाहर और उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तीसरा है अपन रिमेटिक फैक्टर की जांच करेंगे। रिमेटिक फैक्टर की जांच करेंगे तो उसमें HCl DR4 अपन को पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अपन CT स्कैन, एक्सरे, MRI इन सब पे जाएंगे, और एक होता है आर्थोस्कोपी करा के देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब पहले जो डायग्नोसिस में जो पहले आता है उसमें अपन फिज़िकल एग्जामिनेशन देखेंगे कि पेशेंट को फिज़िकली एग्जामिन करके देखेंगे कि क्या इशू है, हिस्ट्री सारी लेंगे, और डिफॉर्मिटी अगर वो वगैरह होगी तो अपन को दिख जाएगी पहली, ठीक है ना। और तो आगे देखते हैं। अब आगे ट्रीटमेंट में क्या है, DMRT, ठीक है। DMRT में मेथोट्रेक्सेट एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन, DMRT में अपन मेथोट्रेक्सेट देंगे और हाइड्रोक्लोरोक्विन देंगे, ठीक है। और ये DMRT होता क्या है, DMRT है डिजीज़ मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, क्या है, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, ठीक है। और फिर अपन TNF ब्लॉकर, जो ये TNF क्या होता है, जो साइटोकाइंस होते हैं ये सारे जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बढ़ा देते हैं, तो अपन इनको इनहिबिट करने के लिए इन्फ्लिक्सिमाब देंगे, ठीक है, इन्फ्लिक्सिमाब, ठीक है। फिर एनसीड्स में पैरासीटामोल, इंडोमेथासिन वगैरह ये सब देंगे। फिर कॉर्टिकोस्टीरॉइड, और कॉर्टिकोस्टीरॉइड जो स्टीरॉइड होते हैं जो इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं, ठीक है। और इसमें फिजियोथेरेपी अपन करवाएंगे प्रॉपर। फिजियोथेरेपी में भी अलग अलग चीज़ें चलेगी। देखो, अगर आपको फिजियोथेरेपी में ही अगर डिटेल में जानना है तो मैं इसमें फिजियोथेरेपी में क्या क्या करवाते हैं उसके रिगार्डिंग एक अलग से बड़ी वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि फिजियो में अपन किस किस पार्ट में क्या करते हैं, कौन से कब आइसोमेट्रिक डालते हैं, और कब उसमें ये प्रॉपर स्ट्रेच वगैरह ये सब मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अपन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो पेशेंट्स है उसकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो है वो है स्प्लिंट फॉर डिफॉर्मिटी, मतलब कि जो डिफॉर्मिटी हो गई है उसके लिए अपन स्प्लिंट लगाएंगे, ठीक है। अलग अलग स्प्लिंट आती है, जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी के लिए भी अलग अलग स्प्लिंट आती है, उसको यूज़ करके अपन डिफॉर्मिटी से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है।